देखिए, मैथ्स के कंप्लीट कोर्स का अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं और ये चैप्टर होगा आपका ट्रिग्नोमेट्री का। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके बेसिक कंसेप्ट और इसकी बेसिक आइडेंटिटीज़ और फॉर्मूला के बारे में। तो जितने भी फॉर्मूला हैं उन सभी को आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझना है आपको प्रत्येक चीज़ को। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात होती है तो आपको एक ट्राइंगल कंसिडरेशन में आता है, कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल, यानी समकोण त्रिभुज। अब देखिए, समकोण त्रिभुज मैंने यहाँ पे लिया है ABC। अब इसमें खास बात क्या है वो समझिए आप। यहाँ पे तीन साइड होती है इसकी, एक बेस हो जाता है, एक परपेंडिकुलर है, एक आपका हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस के बारे में हमेशा ध्यान रखना है कि ये सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। हिंदी में बात करूँ, ये आधार हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो सबसे बड़ी भुजा आपका कर्ण होती है, ठीक। अब इन दो में कन्फ्यूजन रहता है आपको, ठीक। परपेंडिकुलर हो गया और बेस हो गया। अब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर एंगल आप थीटा ये ले रहे हो, ठीक है, तो इस वाले केस में बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा। अब देखिए, पहचानना कैसे है बेस को और परपेंडिकुलर को। हमेशा ध्यान रखना कि जो थीटा के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो आपको परपेंडिकुलर होता है और जिस साइड पर दो एंगल बन रहे हैं, आगे से ध्यान रखना, जिस साइड पे दो एंगल बन रहे हैं आपको, एक तो 90 डिग्री ये रहा और एक थीटा ये रहा, तो दो एंगल बन गए, तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी? आपका बेस हो जाएगी। अगर मैं कंसिडरेशन यहाँ पे थीटा वाला कर रहा हूँ तो बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है। अगर मैं कंसिडरेशन यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इन्हें ये माना कि ये फाई एंगल दिया हुआ है आपको, अब इस वाले केस में जो बेस हो जाएगा वो आपका ये वाला हो जाएगा। अगर फाई को लेकर आप कैलकुलेशन कर रहे हो, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जैसे कि आगे डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, वो सभी वैल्यू निकाल रहे हो आप, इस फाई के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो, तो इस वाले केस में ये वाला बेस हो जाएगा और ये जो जस्ट सामने इसके है ये वाला हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर। तो आपको ध्यान से समझना है इसमें कि थीटा एंगल कहाँ पर बन रहा है, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। अभी सवाल आएंगे आपके जिसमें आपके पास दोनों ही चीज़ें कैलकुलेट करवाता है आपसे। ये वाली वैल्यू जैसे थीटा दे देता है, ये वाली वैल्यू आपके पास फाई दे देता है, दोनों की वैल्यू बता देता है आपको, ये वाला इतना डिग्री एंगल है, ये वाला इतना डिग्री एंगल है। तो आपको वहाँ पे देखना पड़ता है कि किसकी वैल्यू आपसे पूछी है। तो वहाँ पर आपको ये प्योर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई इस ट्राइंगल से रिलेटेड किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चल रही है, ठीक है। आगे बढ़े इसके बाद में। अब देखिए, थोड़ी सी और जानकारी के बारे में बात करूँ तो ये वही मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के जस्ट सामने आपका ये हो जाएगा कर्ण, हाइपोटेन्यूस। और अभी ये वाला है, ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये तीन टर्म है, इनको मैं डिफाइन करता हूँ। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा, देखो, परपेंडिकुलर और डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, परपेंडिकुलर बी है आपका, हाइपोटेन्यूस सी है, तो बी अपॉन सी। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा? साइड अपोजिट टू थीटा, ये क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, और लंब बटे कर्ण आपका साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कॉस थीटा के बारे में बात करूँ, इसमें बेस आ जाता है और बटे में तो कर्ण दोनों में ही आता है। तो यहाँ पर इतनी बात क्लियर। तो बेस अपॉन आपका हाइपोटेन्यूस, साइन थीटा कॉस थीटा ये दोनों डिफाइन हो गए। अगली टर्म मैं बात करता हूँ इसके बारे में, टेन थीटा के बारे में। टेन थीटा क्या हो जाएगा? इस बार इन दोनों को कंसिडरेशन करना है, तो बी अपॉन ए यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आपका हो जाएगा टेन थीटा। अब इस टेन थीटा को एक और तरीके से आप लिख सकते हो, कैसे? क्योंकि देखो, इस साइन थीटा को आप कॉस थीटा से डिवाइड करोगे, यहाँ पे जैसे मैंने इसको डिवाइड किया, आपको क्या, देखो, हाइपोटेन्यूस से हाइपोटेन्यूस कट जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही आ रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, यही फॉर्मूला टेन थीटा का होता है। तो आप यहाँ पे सीधा भी बोल सकते हो कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है। आपको देखो, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में ये तीन चीज़ें ही अच्छे तरीके से आनी चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये अच्छे से आती है। बाकी जो तीन और बच जाती है आपके पास, वो इनका जस्ट रेसिप्रोकल ही होती है, ठीक है। ये आप इजीली निकाल लेते हो, तो फिर उनको तो जस्ट उल्टा करना है। जैसे कि इनकी वैल्यू आपके पास 1/3 आ रही है, जैसे साइन थीटा की वैल्यू, तो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होगा, इसका अपोजिट जो होता है, इन्वर्स होता है, कोसेक थीटा होता है, तो उसकी क्या हो जाएगी? जस्ट वैल्यू इसका इन्वर्स, तो वो 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से वैल्यूज़ आप वो वाली निकाल लोगे। तो आपको इम्पोर्टेंट ये कि ये तीनों अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। इनके पूरे फॉर्मूलाज कैसे बन रहे हैं ये, और किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, अब इनके बारे में समझ लो। तो साइन थीटा का जो अपोजिट यानी इन्वर्स जो होता है इसका, वो होता है आपका कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा में जिसको बोलूँगा,
तो इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो आप CSC, कभी कभी एग्जाम में CSC भी लिखा हुआ आ जाता है, तो वहाँ पे समझ जाना है कि ये कोसेक थीटा ही है। कोसेक थीटा जो होता है आपका 1/sin थीटा हो जाएगा, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ इसको, साइन थीटा को जब मैं कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है आपके पास 1 आता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका 1 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर ऐसे बोल सकता हूँ कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। टेन थीटा का आपको पता था, अभी साइन थीटा अपन कॉस थीटा था, तो ये कॉस थीटा अपन साइन थीटा हो जाएगा। तो ये बेसिक से फॉर्मूले आपको समझ में आ गए। ऐसे ही सेक थीटा का हो जाएगा 1/cos थीटा। यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हैं, ये वाले फॉर्मूले। आगे बढ़ता हूँ इसके बाद में। अब देखिए अभी ये दो फॉर्मूले तो आपने अभी पढ़े, बेसिक फॉर्मूलाज क्या है कि टेन थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपन साइन थीटा। ये जस्ट इसका रेसिप्रोकल ही है, ठीक है, ये याद है आपको, ये वाला हो ही जाएगा सिंपल। अब देखिए एक आपका पाइथागोरस थ्योरम होती है, अभी आपने पढ़ी कि जो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगती है। क्या आपका बेस का स्क्वायर, ठीक, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये जो होता है वो आपके पास हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। सिंपल सी बात, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम होती है, ठीक है। अब इसी चीज़ को यूज़ कर ये तीनों फॉर्मूले बनाए गए हैं, ठीक है। आपका अभी पढ़ के आए थे ना, परपेंडिकुलर, और ये आपके पास बेस, और ये आपके पास हाइपोटेन्यूस। अब देखिए इसमें अब ये तीनों फॉर्मूले आए कैसे, मैं थोड़ा सा आपको एक हिंट दे देता हूँ कि इन तीनों फॉर्मूले 3 टर्म है आपके पास, एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है, एक हाइपोटेन्यूस है। एक बार इसको किससे डिवाइड किया आपको, हाइपोटेन्यूस से डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर से। तो इसको डिवाइड कर दिया हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर से, इसको भी कर दिया और इसको भी कर दिया, तो यहाँ से तो 1 बन गया। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पहले वाला फॉर्मूला बन गया। तो ये आपने गौर किया ये फॉर्मूले कैसे बने, ये फॉर्मूले सिंपल इसी तरीके से बने। एक बार आपने हाइपोटेन्यूस से डिवाइड कर दिया इस वाले जो बेसिक आपके पास आइडेंटिटी थी ना कि पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर को दोनों को जोड़ना है और कर्ण के स्क्वायर के बराबर करना है। ये जो पाइथागोरस थ्योरम होती है इसमें ही तीनों को अलग अलग से डिवाइड किया। एक बार मैंने कर्ण से किया तो आपके पास ये वाला आ गया, फिर एक बार मैं बेस से करूँगा, फिर एक बार मैं आपके पास परपेंडिकुलर से करूँगा। तो ये तीनों फॉर्मूले आपके पास वहीं से आए हैं सिंपल। आगे से आपको ध्यान रख लेने डायरेक्ट ही। ये तो बेसिक सा फॉर्मूला हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऐसे ही आपके पास ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट इसलिए भी है ये क्योंकि इनसे एक दूसरा कंसेप्ट और मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ डिस्कस करूँगा, वो यहीं से बनता है, वो इसी फॉर्मूले से ही बनता है, इन दोनों फॉर्मूले से, क्योंकि इन दोनों फार्मूला में एक सिमिलरिटी है जो समझनी है आपको वो कंसेप्ट की। देखो जब मैं इसको कॉट स्क्वायर थीटा को इधर की साइड लेके जाऊंगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको थोड़ा सा गौर करना आप, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये अभी थोड़ी देर के लिए याद रखो, ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया है आपको, यहीं से ही आया है, कुछ नहीं किया इधर उधर किया है बस। ऐसे ही इस वाले से भी बनेगा एक फॉर्मूला, क्या, सेक स्क्वायर थीटा, इस टेन स्क्वायर को इधर लेके आओ, माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो एक फॉर्मूला यहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले और याद रख लो, बहुत काम आने वाले हैं, ये अभी मैं डिस्कस करता हूँ। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला, पूछता ही है हर शिफ्ट में। आगे बढ़ो इसके बाद में। तो अभी जो मैं बता रहा था आपको ये दो फॉर्मूले, तो उनको समझिए। अभी आपने देखा था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, आपको बिल्कुल मैंने कहा था एक साइड लेके आओ, टेन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आ गया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको गौर से करोगे, अब ये एलजेब्रा पढ़ के आए हो आप कहोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कंसेप्ट लग रहा है यहाँ पे। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी से ओपन कर दो, इसको ओपन किया, देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अगर यदि ये वाली पूरी वैल्यू को x मान लूँ मैं, तो ये पूरी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 1/x, क्योंकि तभी इज इक्वल टू 1 आ रहा है ना यहाँ पे। 1 कब आएगा, आप कहोगे ये जो वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल है, सिंपल। तो आप सीधा बोल दोगे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपको एग्जाम में क्या दिया होता है, देखो ये सवाल मैंने यहाँ पे ले लिया, बिल्कुल एज इट इज सवाल आपके पास पूछता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू आपको दे देता है, आपको बिल्कुल।
तो अब यहाँ से आप मुझे बताओगे साइन थीटा की वैल्यू पूछ लिए, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप कैसे निकालोगे? आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा यहाँ से ऐसा कुछ निकाल लोगे, तो ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए तो आप निकाल लोगे। आपको कोई ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है, तुरंत दिमाग दौड़ाओगे आप कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। आप ये पढ़ के आए हो, रेसिप्रोकल होता है आपको कि बिल्कुल। दोनों को जोड़ा मैंने तो टेन थीटा से टेन थीटा गायब, 2 सेक थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 5/2 आपको कि बिल्कुल। अब 5/2 जैसे ही आई, ये 2 सेक थीटा की वैल्यू आई थी, कॉस थीटा की वैल्यू आप निकाल लोगे यहाँ से। कैसे? सेक थीटा का जस्ट इन्वर्स ही तो होता है, अपोजिट ही तो होता है। तो आप कहोगे कि ये यहाँ से जो सेक थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ गई वो आपके पास 4/5 आ गई। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ये कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 कैसे आई? अब इसके बाद में काम शुरू होता है आपका ये वाला, ठीक है। अब क्या करना है आपको? एक ट्राइंगल बनाना है छोटा सा। अब इसमें लिखने दें एंगल, आपको ये थीटा हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। अब आपके पास आया ये कॉस थीटा बराबर 4/5। अब आप मुझे बताओ कॉस थीटा क्या होता है? आपको अभी पढ़ के आए हो आप, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपको कि ये तो बेस ये है, थीटा ये वाला माना है ना आपने, तो बेस 4 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू आप निकाल लोगे। अब इसका कर्ण का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू आपके पास इजीली निकाल लोगे, आपको 3 आ जाएगी, ठीक है। तो आप फिर से आपसे कुछ भी पूछे, देखो एक ट्राइंगल है, इसकी सभी साइड आपके पास यहाँ पे आ गई है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो आप यहाँ पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ भी पूछे आप बता सकते हो इजीली। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट क्या समझ में आ रहा है आपको, कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हो, जैसे कि ये वाला स्टार्टिंग में बात करूँ, ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको दे रखा है। अगर इसमें कोई भी एंगल आपके पास थीटा पता हो, ठीक है, थीटा पता हो, और एक साइड आपको पता हो, ठीक, एक साइड पता हो, तो फिर आप बाकी के सभी साइड्स निकाल सकते हो इस ट्राइंगल की, क्योंकि आपके पास बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पता लग गए हैं आपको, कि जैसे कि ये आपको थीटा कितना दे दे, 30 डिग्री दे दे, ठीक है, ये 30 डिग्री दे दे, और ये साइड आपको बता दे, तो बाकी की साइड आप निकाल लोगे इजीली सब, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको सब पता लग गए। दूसरी चीज़ मैं आपसे जो बोलूँ कि अगर ये आपको पता लग जाए, जैसे कि ये आपके पास 3 है, ये वैल्यू आपके पास 4 है, तो ये वाली वैल्यू आप बता दोगे आपको कि बिल्कुल 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर ये वाली वैल्यू, तो इस वैल्यू का स्क्वायर। तो क्योंकि ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, आपको 4 का स्क्वायर आपको 16, तो दोनों का योग किया आपको 25, तो 25 किसका स्क्वायर आपको 5 का स्क्वायर, तो ये 5 आ जाएगी। तो ये तीनों साइड जैसे ही पता लग गई आपके पास, अब इसके बाद में आपसे कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पूछ ले, ये 3, ये 4, ये 5, अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू आपसे पूछूं तो आपको कि बिल्कुल बता देंगे। कैसे? 3/5 आ जाएगी। अगर मैं आपसे कॉस थीटा की वैल्यू पूछूं आपको कि बिल्कुल बता देंगे 4/5 आ जाएगी। और अगर मैं आपसे टेन थीटा की वैल्यू पूछूं आपको कि बिल्कुल बता देंगे, ये हो जाएगी आपके पास 3/4। तो इस तरीके से ये आपने सब बता दिए। अगर अब मैं इनके इन्वर्स पूछ लूँ सबसे, आपको कि कोसेक थीटा बताओ, आपको कि 5/3 हो जाएगा। अगर मैं पूछूं कॉट थीटा बताओ, आपको कि 4/3 हो जाएगा। सेक थीटा बताओ, आपको कि 5/4 हो जाएगा। तो सिंपल सा आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दे रखा है, सबसे पहले तो क्या करोगे, एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे, और इसमें जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है आपको, जैसे टेन थीटा की वैल्यू दे रखी थी, मान लो टेन थीटा की वैल्यू आपको दे दे सवाल में 5/12, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि इस जो भी वैल्यूज दे रखी है उसको एक राइट एंगल ट्राइंगल में लिखोगे। आपने कहा यहाँ पे ये 5 दे रखा है, ये 12 दे रखा है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इसके जस्ट सामने वाला एंगल, और ये बेस हो जाएगा 5/12, ये 13 आ जाएगा आपके पास हाइपोटेन्यूज। तो 5, 12, 13 ये ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट भी अभी मैं आज की क्लास में ही डिस्कस करूंगा और अच्छे से समझ में आएगा ये वाला कंसेप्ट है ट्रिपलेट वाला भी। तो अभी तो आप ट्रिपलेट नहीं पता, तो आप क्या करोगे, बेसिक जो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है उससे निकाल लोगे। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये वाली साइड 13 आ गई आपके पास। तो अभी जैसे ही आपके पास ये 5/12 दे रखा था, तो आपने ये वाली साइड निकाल ली। अब इस ट्राइंगल की सभी साइड्स आ गई हैं आपके पास, तो आपका काम क्या रह गया, अब आपसे कुछ भी पूछ ले आप इजीली बता दोगे। तो बात समझ में आ गई। सबसे पहला काम क्या रहेगा, आप इस ट्राइंगल में सभी साइड्स को लिखोगे, और लिखने के बाद में आपसे जो पूछेगा सवाल में हम वो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हैं, ये वाला कंसेप्ट हो ही गया, ये वाला भी डिस्कस कर लिया, ये वाला अब आपको समझ में आ गया। तो वही चीज़ मैं कह रहा था कि साइन थीटा बराबर 3/5 जैसे ही आया था, आपने यहाँ पे कॉस थीटा बराबर 4/5 जैसे ही आया था, तो आपने क्या किया, यहाँ पे लिखा तुरंत, ये 4 था, ये 5 था, और आपने ये 3 तुरंत निकाल लिया। फिर आपसे जो भी पूछेगा आप बता दोगे। यहाँ पे साइन थीटा ही पूछा था तो 3/5 सीधा आंसर आ गया। बात इतनी सी है, समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट है पर ये, ठीक है। ये तो इस वाले फॉर्मूले के बारे में बात हो गई। एक और फॉर्मूला मैं अभी बता रहा था कि सिमिलर इसी के जैसा ही है, कौन सा, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको भी लिख सकते हो आप, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। a + b a - b से ओपन करोगे तो वही यहाँ पर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यदि ये x रहेगा तो ये 1/x रहेगा इज इक्वल टू 1। सवाल आपको ऐसा ही दिया रहता है, और अभी रिसेंट में जो भी एग्ज़ाम हुए उन सभी के एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर उठा के आप देख लो, भर भर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए इसी सेम कंसेप्ट पे आपसे, ठीक है। तो सिंपल आपको ये वाली वैल्यू दे देगा, जैसे 5 दिया है तो ये वाली वैल्यू आप सीधा बता दोगे, 1/5 हो जाएगी। फिर आगे वही कैलकुलेशन जैसे यहाँ पे किया है, इस तरीके से करना है। बात समझ में आ गई यहाँ तक सब चीज़ें। ये दो फॉर्मूले मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर चुका पहले ही। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आपके पास कॉट थीटा होता है। तो यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हैं, यहाँ तक आगे बढ़ूँ मैं इसके बाद में। अब देखिए इसके बाद में कुछ जो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना आपके पास, सभी 6 हैं ये टोटल मिला के। तो इसमें अलग अलग थीटा की वैल्यू अगर आपको पता हो ना, थीटा बराबर 0, 30, 45, ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल हैं, ठीक है। इन पर डायरेक्ट वैल्यू आपके पास डिफाइन है, तो आपको पता है इनकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं, तो उनको आप डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है। आपको बहुत सारे एस्पिरेंट को याद भी होंगी, याद नहीं है तो याद कर लो एक बार। इसके साथ साथ कुछ और वैल्यूज भी हैं, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले आपको करना है क्या, आपको क्या पूरा टेबल याद करना है। आप ऐसा करो कि 3 याद कर लो, ये 3 वैल्यूज, बस इनसे काम हो जाएगा आपका, ठीक है। 3 वैल्यूज याद देंगे, इनको याद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इनका जस्ट अपोजिट ही करना है, इन्वर्स ही तो करना है। साइन थीटा जैसे पता लग गया, कोसेक थीटा आप निकाल लोगे, जस्ट इसका और इन्वर्स कर दोगे, 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आपको केवल ये 3 याद करने ऊपर वाले। तो अभी इस ऊपर वालों में भी एक छोटा सा तरीका याद कर लो आप, कैसे, तो क्या हो जाएगा, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। अब इनका तरीका भी है, ये कैसे वैल्यूज आई हैं, ठीक है, पर उतना आपको जाना नहीं है, आपको डायरेक्ट ये सिंपल सी वैल्यूज हैं, यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है। निकालने का यही तरीका है कैसे निकलते हैं ये वैल्यूज, लेकिन आप डायरेक्ट याद कर लो इनको, ठीक है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, सिंपल याद हो गया। अब ध्यान से देखो, अब वैल्यूज़ को उल्टा रख देता हूँ मैं, यहाँ से उल्टा, बस वैल्यूज़ वही है, देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, इस तरीके से, इसमें इस तरीके से जा रहा है। तो एक चीज़ आपको समझ में आ रही है कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो आपके पास, ये अब जो मैं बात बता रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनो और इसको अच्छे से नोट भी कर लो कभी भी। तो एक चीज़ आपने गौर करी यहाँ पे कि साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कहाँ तक पहुँची, आप होगी यहाँ पर इस वाले टेबल में 0 है मिनिमम, और मैक्सिमम कहाँ तक पहुँच रही है, 1 तक पहुँच रही है, ठीक है। अभी कुछ एंगल ऐसे भी मैं आपके साथ डिफाइन करूँगा और डिस्कस करूँगा जिसमें साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव भी जाएगी। तो आगे से ध्यान भी रखना कि साइन थीटा की वैल्यू जो होती है, ये आगे बताऊँगा, इसी क्लास में बताऊँगा सब कुछ, कि -1 से +1 के बीच में होती है, लेस देन इक्वल टू है, ठीक है, लेकिन 1 से बड़ी नहीं होती, ठीक है। सवाल में अगर कहीं पे भी 1 से बड़ी हो रही है तो मतलब कुछ गड़बड़ कर रहे हो आप सवाल में, तो ये थोड़ी चीज़ें ध्यान भी रखने की होती है। तो इसके बीच में लाई करती है साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में। अब यहाँ पे गौर करने की बात क्या है कि 0 से 90 डिग्री तक ये वैल्यू हमेशा बढ़ रही है, देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो अगर मैं आपसे देखो साइन 75 की वैल्यू पूछूं तो आप कहोगे कि यहाँ से साइन 30 से तो बड़ी आएगी, इससे भी बड़ी आएगी, 60 से भी बड़ी आएगी। ऐसा क्यों पता लग रहा है आपको, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो ग्राफ का जो ट्रेंड है, इसका ग्राफ आपको थोड़ा सा, ग्राफ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर भी इसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है, साइन थीटा का जो ग्राफ होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यूज़ हैं आपके पास कुछ इस तरीके से हैं। यहाँ पर जो वैल्यू है आपके पास ये 0 से 90 के बीच में, ये 0, ये 90 डिग्री पे ये मैक्सिमम हो जाती है, और यहाँ से ये लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है, लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसमें आपको ग्राफ सीधा दिख रहा है कि बढ़ती हुई वैल्यूज हैं। तो ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, तो आपने कहा बिल्कुल। फिर उसके बाद यहाँ पर आते ही ये 90 डिग्री पर आपके पास मैक्सिमम वैल्यू हो गई 1, और फिर उसके बाद में घटने लग गई है,
ठीक है। यहाँ पे घटते घटते यहाँ तक, फिर यहाँ पे 0 हो गई, फिर उसके बाद में फिर ये नेगेटिव में चलने लग गई, ठीक है। फिर आगे फिर दोबारा ये साइकिल चलने लग गया। इस तरीके से साइकिल चलता है इसका। कॉस थीटा में उल्टा चलता है। कॉस थीटा में क्या होता है, कॉस थीटा ग्राफ इस तरीके से होता है, पहले 0 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू होती है, फिर उसके बाद में घटती हुई जाती है, और आपके पास यहाँ पर 90 डिग्री पे ये वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो जाती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। और ये आपके पास 180 पर इसकी जो वैल्यू होती है वो आपके पास नेगेटिव में होती है -1, ठीक। और साइन थीटा का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है। यहाँ पे ये 45 पे दोनों बराबर हो जाते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे देखो, 45 पे ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तो अब देखिए समझने की बात क्या है, ये आपको थोड़ा सा जानकारी हुई ग्राफ से भी और बेसिक से भी। तो 0 ये वैल्यूज़ तो आपको डायरेक्ट याद करनी है ऐसे कैसे, लेकिन जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो थोड़ी सी काम की है, वो थोड़ी सी काम करती है अंडरस्टैंडिंग आपको सवालों में, थोड़ा ऑब्जर्वेशन में सवालों में, कि हाँ इसका आंसर इसके बीच में लाई करेगा, या फिर ऑप्शन एलिमिनेशन में कि हाँ ये ऑप्शन नहीं हो सकते, या फिर ये वैल्यू मैं पुट नहीं कर सकता, इस वैल्यू पर ये इनफाइनाइट हो रहा है। तो ये सभी चीज़ें जब ये आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि ये वैल्यूज कहाँ तक बढ़ती हैं कहाँ तक घटती हैं, तो तब जाके ये चीज़ें और बहुत क्लियर तरीके से आपको दिखती हैं एग्ज़ाम में। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे समझनी है, वो सभी कंसेप्ट आपको डेवलप करने हैं। तो बाकी वैल्यूज़ तो आसान है, याद हो गई आपको। टेन थीटा में क्या करोगे, ये वैल्यूज़ याद रख लो डायरेक्ट, 0, 1/√3, 1√3 और इनफाइनाइट। आप वैसे भी निकाल सकते हो, निकालना में कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको डिवाइड करोगे साइन थीटा को कॉस थीटा से, तो ये वैल्यूज़ डायरेक्ट डिवाइड कर लो, तो यहीं से आ रही हैं ये वैल्यूज़। 0, 1/2, इन दोनों को डिवाइड करने पर, इन दोनों को डिवाइड करने पर, इन दोनों को डिवाइड करने पर, तो ये वैल्यूज़ निकल गई। तो कुल मिला के आपको अगर सही तरीके से देखा जाए ना, तो केवल एक साइन थीटा की वैल्यू ही याद करनी रहती है, बाकी सब की याद हो जाती हैं। साइन थीटा की याद की, आपने कहा कॉस थीटा के लिए उल्टा कर देना है इसको जस्ट, ठीक है। यहाँ पे बढ़ते हुए लिखा, यहाँ पे इसको घटते हुए लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर घटते हुए लिख दिया, फिर उसके बाद में टेन थीटा की वैल्यू इनको डिवाइड कर करके निकाल लेंगे। बाकी कोसेक थीटा की वैल्यू इसका जस्ट इन्वर्स होता है। लेकिन आपको इतना परेशान नहीं होना, ये वैल्यूज अपने आप ही याद हो जाती हैं, बहुत इतनी बार यूज़ होती हैं, तो ये टेबल आपको बहुत अच्छे से याद हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ो इसके बाद में, तो ये हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं। अब मैं कह रहा था कि कुछ एंगल ऐसे हैं जो आपको अलग से और याद रखने हैं, कुछ वैल्यूज, जैसे कि साइन 15 डिग्री और साइन 75। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो एसएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि साइन 15 की वैल्यू बता दो आप, साइन 75 की वैल्यू पूछ ली है आपसे, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, इसमें कोई कैलकुलेशन ही नहीं करनी। आपको आता है तो ऑप्शन टिक करोगे, डायरेक्ट आगे बढ़ जाओगे। बाकी तरीका भी होता है निकालने का, लेकिन वहाँ पे इतना निकालना नहीं है, आपको डायरेक्ट वैल्यूज ही याद कर लेनी है। तो ये वैल्यूज क्या है आपको, कि √3 - 1 अपॉन 2√2, और साइन 75 की होती है आपके पास √3 + 1 अपॉन 2√2। अब देखिए कभी कन्फ्यूजन में हो जाओ कि इसमें 15 में माइनस था, यहाँ पे देखो माइनस, देखो है दोनों सेम से ही, √3 - 1 अपॉन 2√2, √3 + 1 अपॉन 2√2। लेकिन कभी कन्फ्यूज हो जाओ कि 75 में 15 था, 15 डिग्री या 75 डिग्री में किस में माइनस था किस में प्लस था। तो मैंने एक कंसेप्ट अभी आपको बताया था कि जो साइन थीटा की वैल्यू है वो हमेशा बढ़ती हुई रहती है 90 डिग्री तक। तो 15 की डिग्री की वैल्यू डेफिनेटली कम होगी और 75 डिग्री की ज़्यादा रहेगी। तो अब सीधा बता दोगे √3 - 1 अपॉन 2√2 ये 15 डिग्री की वैल्यू है, और √3 + 1 अपॉन 2√2 ये आपके पास साइन 75 की वैल्यू है। इतनी बात क्लियर। अब ये देखो आपको याद एक की ही करनी है, ये साइन की ही याद कर लो, ठीक है। अब कॉज में कहीं कंफ्यूज हो जाओ, कॉज में क्या करना है, जस्ट उल्टा कर देना। तो साइन 15 की जो वैल्यू है वो कॉज 75 की वैल्यू हो जाएगी, और साइन 75 की जो वैल्यू है वो कॉज 15 की वैल्यू हो जाएगी। सिंपल, क्योंकि कॉज की वैल्यू घटती हुई जाती है, साइन की वैल्यू बढ़ती हुई जाती है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप, तो समझ गए ना ये बात कंसेप्ट। तो आपको तो करना क्या है, एक वैल्यूज याद कर लेनी है, किसकी, साइन थीटा वाली। तो वो वैल्यूज तो याद हो ही गई आपको 90 डिग्री तक की। उसके बाद में साइन 15 की और 75 की दो याद कर लो, √3 - 1 अपॉन 2√2 और √3 + 1 अपॉन 2√2, इसकी आपको याद हो ही जाएंगे, उल्टा कर देना जस्ट। अब इसके साथ साथ टेन थीटा की वैल्यू और याद कर लो, निकाल तो सकते हो यहाँ से ही भी निकाल सकते हो, लेकिन याद कर लो आप डायरेक्टली, निकाल लेंगे नहीं हम, डायरेक्ट लिखेंगे इनको, ठीक है। 2 - √3 और 2 + √3। देखो टेन थीटा में भी ऐसा ही होता है, आपके पास 0 से 90 के तक, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, ये जो टेबल है इसमें 0 से 90 तक वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे इनफाइनाइट हो गई है।
ये थोड़ी बड़ी, ये इससे बड़ी, ये इससे बड़ी और ये इससे बड़ी, तो सबसे बड़ी। तो बढ़ती हुई जा रही है वैल्यूज और फिर उसके बाद में आगे इन्फाइनाइट तक हो जा रही है। तो साइन थीटा और टेन थीटा फंक्शन ऐसे जो बढ़ते हुए जाते हैं, कॉस थीटा वो है घटता हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिल रही है आपको। 2 माइनस रूट 3 ये 15 डिग्री की वैल्यू और 75 डिग्री की 2 प्लस रूट 3, ये भी आपसे एसएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो ये भी आप कर लोगे। बाकी निकालना कैसे है, निकालना चाहते हो तो ये एक तरीका होता है, एक फॉर्मूला मैं हमेशा डिस्कस करूँगा अभी। साइन ए माइनस बी का तो यहाँ से निकल जाएगा। साइन 15 को आप लिख सकते हो 45 माइनस 30, तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो करना चाहो तो, बाकी करना नहीं है आपको, डायरेक्ट कर लेना है। तो ये दो वैल्यूज़ याद हो जाएंगी, साइन 15 की और साइन 75 की। कॉज की याद हो ही जाएंगी आपको और टेन की भी याद हो ही जाएंगी। 2 माइनस रूट 3, 2 प्लस रूट 3। कॉट के लिए परेशान नहीं होना, उल्टा कर देना जस्ट इनवर्स इसका। तो ये इसकी वैल्यू है तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा। आगे देखिए एक वैल्यू और याद कर लो आपको कि 10 22.5 की और याद करनी है, ठीक है। अब मैं आपको ये कुछ लिमिटेड वैल्यूज़ ही याद करा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी ने पूछी हैं और काम आती हैं। 10 22.5 की डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपको कि √2 - 1, ठीक है। ये वैल्यू और याद कर लो आप। और एक चीज़ मैंने अभी बता ही दी है आपको, कौन सी वाली, क्या चीज़ बताइए कि अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आपको कोई भी वैल्यू पता लग जाए, ठीक है, तो बाकी की वैल्यूज़ तो आप निकाल सकते हो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। अगर मैं आपसे कहूँ ना कि जैसे कि 10 22.5 की वैल्यू आपको पता लग जाए √2 - 1, तो आप बाकी जितने भी है ना वो साइन थीटा मतलब साइन 22.5, कॉज 22.5 और जितने भी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनकी आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे, आपको अभी मैंने बताया था एक तरीका। एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए आपको, ये वैल्यू देखिए 10 क्या होता है आपको, ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी √2 - 1। बेस क्या है, बेस में कुछ भी नहीं है तो 1 तो है ही, तो ये हो जाएगा। ये वैल्यू आप इजीली निकाल लोगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये पता चल गया। तीनों साइड पता चल गई आपको, ये 22.5 डिग्री है ही, ठीक है। तो तीनों साइड जैसे ही पता लग गई, अब आपसे कुछ भी पूछ ले किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आप वैल्यू बता सकते हो। तो आगे से ये भी ध्यान रखना कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आप दूसरे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जाके इंटरचेंज हो सकते हो, पहुंच सकते हो। कैसे करना, क्या है आपको, उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंपल सा एक छोटा सा डायग्राम बनाना है। ये एक साइन थीटा कॉस थीटा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें वैल्यूज देख लेनी है किसकी वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है। आपने देखा कि वहाँ पर आपको वैल्यू दे रखी है साइन 30 की, आपने देखा यहाँ पे 1/2। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि मान लो ये 3/4, अभी मैंने बताया था 3/4 दे रखी है, आपने ये वैल्यू निकाली, ये 5 हो जाएगी। फिर आपसे किसी की भी वैल्यू पूछे आप सबकी बता दोगे। तो इस तरीके से ये अप्रोच रहती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो यहाँ तक सब चीज़ें कंसेप्ट क्लियर। वैल्यूज़ याद हो ही गई आपको, 15 की याद हो गई, 75 की याद हो गई, ये वाली वैल्यू आपको याद हो ही गई और 10 22.5 की भी आपने याद कर ली है। यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर। साथ में देखो इस क्लास का जो PDF है मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। साथ साथ नोट ज़रूर करते हुए चलना, जो भी पॉइंट आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ूँ इसके बाद में अगला देखिए इसके बाद। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो डायरेक्ट आपको याद करने हैं, बाकी उनको किस तरीके से यूज़ करना है वो सब चीज़ें तो आप सीखोगे ही क्लास में आगे बढ़ते हुए। थोड़ी सी जानकारी और है इनके साथ, वो इनको मैंने एक साथ यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। जैसे साइन 2a क्या है, साइन 2a के साथ फॉर्मूले कौन कौन से हैं सभी मैंने एक साथ लिख दिया। 2 sin a cos a और 2 tan a, tan की टर्म में तो डिस्कस करूँगा ये अभी थोड़ी देर में। तो cos 2a देखो ये हो जाएगा आपके पास, cos 2a के ज़्यादा फॉर्मूले हैं, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। अगर ये अकेला याद है आपको तो बाकी का तो निकाल लोगे। तो अभी आप पढ़ के आए हो कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपको हो गए साइन स्क्वायर थीटा होता है वो आपके पास होता है एक पढ़ के आए थे ना अभी, एस स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसकी जगह क्या पुट कर दूँ, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो यहाँ से बन जाएगा फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। अगर इस कॉस स्क्वायर की जगह पुट कर दूँ तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। तो ये फॉर्मूले कहीं ना कहीं यहीं से इसी से ही बने हैं। अगर ये याद है आपको तो बाकी के याद हो ही जाएंगे। बाकी सिंपल से हैं, बार बार इनको रिवाइज करते रहोगे तो अपने आप ही बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे जब क्वेश्चंस में यूज करोगे बार बार। कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 2 कॉज स्क्वायर ए माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब इसके बाद में tan 2a का फॉर्मूला और देख लो। अब देखिए यहाँ पर tan 2a का tan की टर्म में बात करूँ 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। tan की टर्म में sin 2a cos 2a और tan 2a तीनों के फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। आपको tan थीटा की वैल्यू दे दे सवाल में और आपसे इनकी वैल्यू पूछ ले sin 2a cos 2a tan 2a तो इजीली बता दोगे आप। कैसे,
2tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा आपके पास 2tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। इसको याद करने का एक और तरीका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, हिंट हो जाएगी आपके लिए। इसमें जो वैल्यूज़ है ना, ये आपके पास इनको याद रख लो। ये 2tan a ये तो आपके पास परपेंडिकुलर है, और ये वाली वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो कहीं ना कहीं ये जो वैल्यूज़ है ना, ये तीन वैल्यूज़ 2tan a 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ये ट्रिपलेट ही है। ठीक है, ट्रिपलेट अभी आज की क्लास में ही डिस्कस करूँगा, आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना, तो वहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा। ये सब ट्रिपलेट का काम है, वो बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, और उसको समझना आपको। तो ये वैल्यूज़ याद हो जाएंगी अब इजीली। 2tan a इसका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो अब आप sin 2a की वैल्यू पूछिए तो आपको होगी 2tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, याद हो गया। cos 2a की वैल्यू पूछिए आपको होगी 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, याद हो गया। tan 2a की वैल्यू आपको होगी 2tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है, ये भी याद हो गया। हो गया ना याद? आगे बढ़े। sin 3a क्या हो जाएगा 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। cos 3a डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया एसएससी ने आपसे इस बार, क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। और नेक्स्ट tan 3a क्या हो जाएगा 3 tan a माइनस टेन क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। फॉर्मूलाज हैं, सिंपल याद कर लेने। 28 देखो, अब इसमें देखो ये दोनों फॉर्मूला ऊपर वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने गौर किया होगा तो इनके आगे ये जो लिख रहा है ना, ये देखो आप गौर कर रहे हो, डोज 28 और ये डोज 27, ये कहीं ना कहीं याद करो, आप पहले क्लासेस हो चुकी हैं। जब मैंने आपको कंप्लीट मैथ्स का रिवीजन कराया था, उसमें भी मैंने आपके साथ ये कंसेप्ट डिस्कस किए थे, तो वहाँ पे भी आपके साथ इनकी एक ग्लिम्स मैंने डिस्कस की थी। तो याद करो, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसको डायरेक्ट कैसे याद कर लेना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फॉर्मूले डायरेक्ट यूज होते हैं सवाल में, आपको पता है तो बहुत इजीली आप इनको बना लेते हो। साइन की पावर 6 जब जैसे ही आ जाता है, यहाँ पे 3 आ जाता है, ये 2 था ना, पावर 4 में 2 याद रख लेना है, पावर 6 में 3 आ जाता है, बस दो थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। तो पावर 6 पे जैसे ही पहुंचा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो हर एक फॉर्मूले का डेरिवेशन है, मैं आपको सब कुछ करा सकता हूँ, लेकिन जिसकी आवश्यकता नहीं है मैं आपको वो नहीं करा रहा हूँ। इसका डेरिवेशन आप इजीली कर सकते हो। ए क्यू माइनस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फॉर्मूला मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, उससे इसका डेरिवेशन हो जाएगा बहुत आसानी से। तो जिनकी आवश्यकता नहीं है वो डेरिवेशन मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। तो उसको आप डायरेक्ट ही याद कर लो फॉर्मूला। बाकी हर एक चीज़ यहाँ पे जो आई है, जो फॉर्मूला बना है, उसका कहीं ना कुछ डेरिवेशन है। तो ये समझते हुए चलो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आगे देखिए, ये जो एक रिजल्ट है आपको याद करना है, डायरेक्ट याद कर सकते हो, क्योंकि ये एसएससी में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये मैंने आपको डायरेक्ट ही लिख दिया है। तो आपने गौर भी किया होगा, जब आप 10th क्लास में एनसीईआरटी पढ़ते हो तो उसमें जो पहला सवाल है वो यही है, ठीक है। और इस पर एसएससी का ये फेवरेट ही समझ लो कि इसमें पूछ ही लेता है, इसको डायरेक्ट ही पूछ लेता है, ये वैल्यू आपको दे देता है और ऑप्शन में आपके पास ये दिया रहता है, तो आप डायरेक्ट टेक कर दो इसको, कुछ करो ही मत इसमें, तो ठीक है। और इस बार एसएससी ने ये वाला भी पूछ लिया था, इसमें कुछ भी नहीं है, देखो ये वैल्यू इसके इक्वल ही है। और 2 तारीख की ये आई थिंक, हाँ 4th शिफ्ट में ही पूछा था, मैंने आपको सॉल्यूशन कराए थे, आपने गौर भी किया होगा। तो उसमें ये डायरेक्ट ही पूछ लिया था, इसकी वैल्यू आपको दे रखी थी, शायद 5 दे रखी थी, इसकी वैल्यू पूछ ली थी, तो इसकी क्या हो जाएगी, जस्ट इसकी भी 5 ही हो जाएगी, सिंपल। तो बहुत आसान काम है ना ये, कुछ वैल्यू दे रखी थी इस तरीके से, तो वो सेम चीज़ है तो सेम वैल्यूज हो जाएगी। तो अब देखिए इनका डेरिवेशन थोड़ा समझ लो, इनको, इन दोनों ये लास्ट के 2 फॉर्मूले हैं, इनको कैसे आया है। यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम लेना है कॉस थीटा, और ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। तो जैसे एलसीएम लिया आपने, इसका डिवाइड किया तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, और इधर बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे इसको ओपन करोगे आप होगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और आपके पास बन जाएगा 2 साइन थीटा, और इधर आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये मिलके तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। 2 कॉमन लोगे तो 2 कॉमन ले लिया आपने, 1 प्लस साइन थीटा बन रहा है। तो ये 1 प्लस साइन थीटा नीचे से कट जाएगा, कहीं ना कहीं कट गया इससे, तो केवल 2 अपन कॉस थीटा बचा, तो ये सेक थीटा हो जाएगा, 2 सेक थीटा। तो यहाँ से बना सिंपल सा एक डेरिवेशन से छोटा सा। ऐसे ही इसका डेरिवेशन है, इसमें भी क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना। देखो सिंपल, ये 1 प्लस कॉस थीटा है ना, इसके जस्ट अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 1 माइनस कॉस थीटा से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, देखो नीचे बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा कहीं ना कहीं।
और ऊपर क्या बन गया आपको कि ऊपर तो ऐसे कैसे रहने दो इसको अभी थोड़ी देर के लिए। और देखो एक साइन थीटा से ये वाला कट जाएगा तो केवल बटे में साइन थीटा बच रहा है, तो ऊपर वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में आ जाएगा साइन थीटा, तो वो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक आसान से डेरिवेशन है, एक एक लाइन के डेरिवेशन है इनके, तो बाकी डायरेक्ट रिजल्ट भी आपको याद रख लेने, ठीक है। आगे बढ़ूँ इसके बाद में, समझ में आ गया ना यहाँ तक आपको सभी कंसेप्ट। अगला देखो ये कुछ फॉर्मूले हैं साइन ए प्लस बी के, क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ए माइनस बी का क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस यहाँ पे आ जाता है कॉस ए कॉस बी, डायरेक्ट याद कर लेने। कॉस ए प्लस बी का हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और ये हो जाएगा प्लस यहाँ पे आ जाता है, उल्टा सा थोड़ा सा फॉर्मूला है कॉस का, बाकी साइन का आसान सा है। और ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन में भी याद कर लो, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, और ए माइनस बी का हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे सभी फॉर्मूले, याद कर लो ये। आगे देखो क्या है 2 साइन ए कॉस बी, ये फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो जितने फॉर्मूले ये सभी आपको बार बार रिवाइज करते हुए रहना है, ठीक है, याद हो जाएंगे, बहुत आसान है काम है। 2 साइन ए कॉस बी फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। ऐसे आपके पास 2 कॉज ए साइन बी में हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ऐसे आपके पास कॉज की टर्म में है ये, कॉज के टर्म में केवल कॉज आता है, ठीक है, और कॉज ए प्लस बी कॉज ए माइनस बी, और यहाँ पे साइन अगर आ जाए तो ये जो फॉर्मूले बने हैं ना कहीं ये जो फॉर्मूले हैं ना ये इन्हीं से ही बने हैं आपको, ठीक है। बाकी याद आपको डायरेक्ट ही कर लेना है ये कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए माइनस बी यहाँ से आ जाएगा। तो आगे बढ़ता हूँ, इसके बाद में ये फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है ये चारों। साइन सी प्लस साइन डी हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 कॉस सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। अच्छे सवाल जब एसएससी पूछता है तो इन फॉर्मूला का यूज होता है वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखिए साइन सी माइनस साइन डी, ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। कॉज में दोनों टर्म कॉज की आएंगी, और यहाँ पे अब जैसे ही माइनस करता हूँ मैं तो फिर ये साइन में बदल जाएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी। अब इसको देखो दो तरीके से लिख सकते हो आप, अगर यहाँ पे डी माइनस सी डिवाइड बाई 2 लिखते हो तो आपके पास माइनस नहीं लगाना, लेकिन अगर इन्हीं की तरह लिखना है सी माइनस डी डिवाइड बाई 2 इसको भी, तो फिर आगे क्या करना है कि आगे माइनस लगा देना है, फिर फॉर्मूला हो जाएगा माइनस 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। समझ में आ गया, यहाँ पे उल्टा कर दिया था मैंने डी माइनस सी डिवाइड बाई 2, इसलिए मैंने माइनस यहाँ पे हटा दिया, ठीक है। माइनस लगाना है आगे तो ये सी माइनस डी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, सिंपल। अब इसके बाद में ये भी देखिए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये हो जाएगा आपके पास 1/4 साइन 3 है। ऐसे ही आपके पास ये आपके पास कॉज में रहता है कॉस 60 माइनस ए कॉस 60 प्लस ए, और ये हो जाएगा आपके पास 1/4 कॉस 3a। अब ध्यान ये रखना है साइन है तो साइन की टर्म, कॉज है तो कॉज की टर्म 1/4, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है 10 में आप कहोगे कि देखो यहाँ पर 1/4 नहीं आता, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कहीं जल्दबाजी में आप इसमें भी 1/4 लगा दो, नहीं 10 चल रहा है तो 10 तो आएगा, 10 3 आ जाएगा, लेकिन 1/4 कहाँ चला गया, देखो सिंपल सा बात है, इसको जैसे मैंने इसको डिवाइड किया तो 1/4 कट गया था, ये केवल 10 3 बन गया था, और इनसे बन गया था आपके पास 10 की टर्म, तो 1/4 इसमें नहीं आता, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखो, बाकी ये दोनों आसान है। साइन की टर्म में साइन 1/4 साइन 3 है, और कॉज की टर्म में 1/4 कॉस 3 है, 10 की टर्म में केवल 10 3 है। क्लियर ये बात, आगे बढ़ूँ। आगे देखिए क्वेश्चन नहीं है, फॉर्मूले ही चल रहे हैं अभी तो। ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर एक्स, बेसिकली ये क्वेश्चन ही है और लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको यहीं पे कंसिडर कर लिया है, फॉर्मूला भी समझ लो इसको एक। देखो सवाल इस तरीके से ही दिया रहता है, ये वैल्यू आपको दे देता है कुछ, ये वाली वैल्यू, इसकी सी की जगह कोई भी वैल्यू दे देगा, 5 दे देगा, 10 दे देगा, कुछ भी वैल्यू दे देगा, इनके आगे कुछ कोएफिशिएंट लगे रहेंगे, जैसे यहाँ पे लिख दे 2 साइन थीटा 5 कॉस थीटा बराबर यहाँ पे 15 या कुछ भी वैल्यूज दे दे, तो ये दे देगा आपको, और फिर आपको इसकी वैल्यू पूछ लेगा ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा। समझ रहे हो ना ये सवाल की भावनाएं। देखो ये सवाल इस तरीके से पूछता है आपसे, मैं एक रैंडम वैल्यूज कुछ लेके आपको बता रहा हूँ, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, और ये वैल्यू मान लो आपके पास 7 दे रखी है, और आपसे सवाल में क्या पूछ लेगा, इनके कोएफिशिएंटों को उल्टा कर देगा जस्ट, तो यहाँ पे क्या कर देगा आपके पास 4, और इसके बाद में कॉस थीटा को पहले ले आएगा, 3 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा,
देखो कोफिशिएंट उल्टे हो गए, साइन के साथ 3 था, साइन के साथ इस बार 4 आ गया और बीच में माइनस आ गया, इसकी वैल्यू पूछ लेगा। तो समझना जाना है, तुरंत समझ जाना है कैसे। देखो साइन थीटा कॉस थीटा को इंटरचेंज किया एक तो, या फिर ऐसे बोल दो इनके कोफिशिएंट को इंटरचेंज किया और बीच में साइन आ गया वो माइनस, पहले प्लस था तो माइनस आ गया, तो इसकी वैल्यू पूछ लेता है। डायरेक्ट याद कर लो आप, इनके कोफिशिएंटों का स्क्वायर करना है, ऐड करना है, माइनस सी स्क्वायर, तो ये सी ये वाली वैल्यू, ये एक्स आपसे पूछ रहा है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। बाकी क्वेश्चन और हम करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये वाला कंसेप्ट। कोसेक की टर्म में है कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉट की पावर 4 थीटा, तो इसको जैसे ओपन करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो पावर 4 है तो 2 में बट जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, एक और टर्म आएगी यहाँ पे, लेकिन ये वाली टर्म 1 के इक्वल हो जाती है, ठीक है, आपने अभी पढ़ के आए हो, तो ये 1 के इक्वल है तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो ये टर्म बन जाती है, आपको डायरेक्ट याद कर लेना है, पूछ लिया है एसएससी ने इस पर भी क्वेश्चन आपसे। तो ये हो जाएगा 1 + 2 कॉट स्क्वायर थीटा, इसमें किसी को बदल लो आप, कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह जैसे आप रखोगे 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ऐसे ये वाला फॉर्मूला बन गया, वही जो बेसिक फॉर्मूला अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस करके आए थे। आगे बढ़ता हूँ, अब इसके बाद में देखिए ये साइन कन्वेंशन, अभी तक आपने जो भी बेसिक फॉर्मूले वो सभी डिस्कस कर लिए हमने, वो आपको समझ में आ गए, उनको रिवाइज करना है बार बार। अब इसके बाद देखिए साइन कन्वेंशन, अब ये आपके पास क्वाड्रेंट है, अलग अलग 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब इनकी रेंज क्या क्या है समझो, पहला क्वाड्रेंट होता है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है। दूसरा होता है 90 से 180, तीसरा होता है 180 से 270, चौथा होता है 270 से 360 के बीच में, ठीक। अब इसको अगर मैं रेडियन के टर्म में बात करूं, जो ये पाई लिखा रहता है ना, ये पाई का मतलब होता है पाई रेडियन, तो जो इसको सिंपल समझ लो कि पाई रेडियन जो होता है वो आपके पास 180 डिग्री के बराबर होता है। और कभी कभी डिग्री को रेडियन में बदलना रहे, रेडियन को डिग्री में बदलना रहे, तो ये थोड़ा सा कन्वर्जन ध्यान रखना आप, ठीक है। सिंपल सा इतना ध्यान रख लो कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो या मैं इसको देखो 90 डिग्री बोलूँ, या फिर इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ 90 का मतलब 180 डिवाइड बाई 2, तो ऐसे बोल सकता हूँ पाई बाई 2, या फिर मैं इसको 180 डिग्री बोलूँ, या फिर ऐसे बोल सकता हूँ कि पाई रेडियन, ठीक है। तो मैं रेडियन नहीं बार बार नहीं बोल रहा था, इसलिए मैंने बोल दिया कि पाई एंगल है ये, ठीक है। ये पाई हो गया, ये 270 बोलूँ या इसको 3 पाई बाई 2 बोल देता हूँ। तो सवाल में कभी कभी आपसे डायरेक्ट एंगल की वैल्यू दे देता है कि साइन 270 की वैल्यू बताओ, या फिर ये वाले एंगल 3 पाई बाई 2 4 पाई बाई 2, ये जो भी वैल्यूज़ है, या फिर आपको कभी कभी थीटा की वैल्यू ही दे देता है साइन 30 डिग्री, ठीक है, साइन 30 डिग्री आपको बोल देगा सवाल में, या फिर आपसे ये बोल देगा कि साइन पाई बाई 6। अब पाई बाई 6 का मतलब क्या हो जाएगा, अब मुझे ये बता दो आपको, पाई बाई 6 याद करो, पाई बाई 6 कौन सा हो जाएगा आपको, पाई तो 180 होता है, 180/6 मतलब 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री ही है। तो आप जो बेसिक एक टेबल पढ़ के आए थे स्टार्टिंग में कि 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री पे जो आपने वैल्यूज़ याद की थी, तो उनका मतलब वो यही है कि पाई जो वैल्यू है वो 180 के बराबर है। अब आपसे चाहे कुछ भी पूछे, अगर मैं आपसे पूछूं 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा आपको कि पाई बाई 4। तो इसका सीधा सा मतलब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ये देखो 0 डिग्री था, ये आपके पास 30 डिग्री था, इसके बाद में आपके पास 45, इसके बाद में 60, इसके बाद में 90। तो इनको क्या क्या लिख सकता हूँ, 0 को तो 0 ही लिख दो, 30 डिग्री को आप लिख सकते हो पाई बाई 6, इसको लिख सकते हो पाई बाई 4, इसको लिख सकते हो कितना लिखूँ इसको बताओ आप बताओ मुझे, आपको इसको लिख दो पाई बाई 3, इसको पाई बाई 2। तो इस तरीके से अगर मैं वैल्यूज़ दे दूँ आपको तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये इनका मतलब रेडियन में है लेकिन है वही एंगल की वैल्यूज़, ठीक है। तो ऐसे भी दे सकता है एग्जाम में आपको, और ज़्यादातर ऐसे ही दिया रहता है, तो वहाँ पे भी समझ जाना है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि 0 से 90 डिग्री के बीच मतलब 0 से पाई बाई 2 के बीच में, और ये पाई बाई 2 से पाई के बीच में, तो इसका मतलब भी यही हो गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो ये क्वाड्रेंट का रीजन समझ में आ गया कौन कौन सा किस किस में है। अब इसके बाद में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप पढ़ के आए हो तो उनको थोड़ा सा याद करो आप। आपको कि 6 पढ़ के आए थे, तो उनमें से देखो एक तरीका है याद करने का, ASTC, ठीक है, ASTC याद कर लो। ये क्या है, A4 हो जाएगा ऑल, S4 हो जाएगा साइन थीटा कोसेक थीटा, T4 हो जाएगा टेन थीटा कॉट थीटा, और C4 हो जाएगा कॉस थीटा और सेक थीटा। देखो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका इन्वर्स तो याद करना ही करना है। इनका मतलब क्या हो गया, जैसे कि इसमें A लिखा हुआ है तो A का मतलब हो जाएगा ऑल पॉजिटिव, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं।
दूसरे वाले क्वाड्रेंट में केवल और केवल साइन थीटा, और ये CSC का मतलब तो समझ में आ गया ना, वो मैंने पहले बताया था, कोसेक थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं, और फोर्थ में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आप कहोगे तो अच्छा ऐसा है तो बाकी वैल्यूज़ क्या रखते हैं। देखो इसमें अगर ये दो ही रखते हैं तो बाकी जितने भी आएंगे, आप कहोगे टेन थीटा आएगा इसमें, तो वो क्या रहेगा, वो नेगेटिव वैल्यू रखेगा, तो उन सब की वैल्यू नेगेटिव रहेंगी। ये बात समझ में आ गई, इतनी सी बात क्लियर है। आगे बढ़ूँ इसके बाद में। अब इसके साथ साथ ये जो लाइन है ना 90 डिग्री वाली और 270 डिग्री वाली, ये लाइन है, ये चेंजर वाली है, ठीक है। ये जो लाइन है ये चेंजर लाइन है, और ये वाली लाइन है ये नो चेंजर लाइन। चेंजर लाइन का मतलब सिंपल सा क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपस में इंटरचेंज होंगे। इंटरचेंज होंगे मतलब देखो एक कंसेप्ट डिस्कस करूँगा अभी थोड़ी देर में आपके साथ, तो वो समझना उसको थोड़ी देर में। तो देखिए ये वही चीज़ दोबारा आ गई है आपके पास कि पहले में सभी पॉजिटिव, ये आपके पास दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये फोर्थ हो गया, ठीक है। अभी मैं बता रहा था कि चेंजर लाइन का और नॉन चेंजर लाइन का कंसेप्ट। तो देखिए आपने एक चीज़ तो पढ़ी है अभी थोड़ी देर पहले कि साइन थीटा जो है उसका जस्ट इन्वर्स, मैं बात करता हूँ इन्वर्स। देखो दोनों चीज़ों को कंफ्यूज नहीं हो जाना है, दोनों चीज़ों को अलग अलग ही रखना है। साइन का इन्वर्स कोसेक थीटा होता है, क्या होता है, कोसेक थीटा, ये साइन थीटा का। और टेन थीटा का होता है वो आपके पास क्या होता है, आपको कॉट थीटा होता है। और कॉस थीटा का जो होता है वो आपके पास सेक थीटा होता है। ये इनके इन्वर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो मैं एक कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ वो चेंजर लाइन वाला और नॉन चेंजर लाइन वाला, वो थोड़ा सा अलग है। उसमें क्या मामला होगा कि साइन थीटा बदलेगा आपके पास किस में, कॉस थीटा में। ध्यान रखना इसमें, साइन थीटा बदलेगा कॉस थीटा में, कॉस थीटा बदलेगा साइन थीटा में, और टेन थीटा बदलेगा आपके पास कॉट थीटा में, और कॉट थीटा बदलेगा टेन थीटा में, और तीसरा एक और है इसमें, कौन सा, आपके पास सेक थीटा वाला। सेक थीटा बदलेगा आपके पास कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा बदलेगा सेक थीटा में। ये दोनों आपस में इंटरचेंज रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वो वाला कंसेप्ट मत लगाना इन्वर्स इसका है इसका है, वो इन्वर्स अलग मामला है, ठीक है। ये केवल चेंज होने वाला मामला है। ये चेंजर लाइन वाली है ना, ये इस पर अगर एंगल होगा कोई दिया रहेगा तो ये चेंज होंगे इस तरीके से, साइन थीटा कॉस थीटा में बदलेगा, कॉस थीटा साइन थीटा में। अगर साइन थीटा दे रखा है तो वो कॉस थीटा में बदल दो उसको। ऐसे टेन थीटा दे रखा है तो कॉट थीटा में, कॉट थीटा दे रखा है तो टेन थीटा में, सेक बदलेगा कोसेक में। ये बात समझ में आ गई। तो अब कब बदलेंगे, जब आपके पास एंगल मेंशन होगा, ये कौन सा, ये वाला π/2, ऊपर ये 90 डिग्री है ना, और नीचे कौन सा 270। अगर ये दो एंगल मेंशन होंगे क्वेश्चन में कहीं पे भी, तो आप कहोगे कि ये चेंज होने वाला मामला है। तो π/2 लिखा रहे या फिर 90 डिग्री लिखा रहे तो चेंज होगा। अब आप कहोगे देखो यहाँ पे सवाल में क्या दिया है, देखो साइन 90 माइनस थीटा, आपको कि ये तो वही लाइन आ गई चेंजर वाली, तो बदलेगा, तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही कॉस किस में बदल जाएगा, आपको कि साइन में। समझ में आया और कंसेप्ट। टेन किस में बदलेगा, आपको कि कॉट में, कॉट किस में बदल जाएगा, टेन में, और सेक किस में, कोसेक में, कोसेक किस में, सेक में। बात समझ में आ गई किस तरीके से ये बदल रहे हैं और क्यों बदल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ये एंगल आ गया था 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। आप कहोगे है तो बेसिकली ये जो रेंज है, ये एंगल की रेंज है वो कौन सी वाली है, आप कहोगे 90 माइनस थीटा मतलब 90 डिग्री की तो ये लाइन है, ठीक है, ये वाली ऊपर वाली लाइन, और माइनस थीटा मतलब मैं इसी रेंज में आ गया हूँ। तो होंगे तो सभी पॉजिटिव, देखो सबकी वैल्यू तो पॉजिटिव है, लेकिन ये बदल जाएंगे। क्यों बदल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री लग रहा है। बात समझ में आई आपको, ये वाली छोटी सी है लेकिन बहुत काम की चीज़ है ये। दूसरी चीज़ समझिए, अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख दूँ आपको, क्या कि इस 90 माइनस थीटा की जगह 90 प्लस थीटा लिख दूँ, समझना इस चीज़ को। अगर साइन 90 प्लस थीटा लिख दूँ तो क्या होगा मामला, आपको कि देखो 90 डिग्री आ गया तो एंगल ये तो चेंज होगा, साइन तो कॉस में बदलेगा, आपको कि बिल्कुल बदलेगा, लेकिन इसका एंगल बताओ मुझे, अब ये पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। आप कहोगे साइन तो इसी के हिसाब से ही लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि इसको मैं यहाँ पे अभी बदल नहीं रहा, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ कि ये जो है मामला ये कहाँ पर पहुँच रहा है। आपको कि 90 डिग्री ये तो ऊपर वाला था, ये आपके पास 270 डिग्री था, ये आपके पास 0, और ये आपके पास 180 डिग्री।
तो अगर 90 डिग्री बात करूँ, 90 डिग्री में थीटा ऐड हुआ है तो इस वाले रीजन में आ गया मैं, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में। तो सेकंड वाले क्वाड्रेंट में जैसे ही आया तो आप कहोगे कि साइन थीटा पॉजिटिव है, तो एंगल तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये 90 डिग्री और लिख रहा है यहाँ पे, तो ये बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, अभी क्या बन जाएगा, ये कॉस थीटा, तो ये प्लस कॉस थीटा इसकी वैल्यू होगी। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ आप। दूसरा देखो, अगर आपको सवाल में ऐसे दिया हो कि कॉज 90 माइनस थीटा, नहीं 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा को समझ में आ गया। आप कहोगे देखो ये कॉज 90 प्लस थीटा कहाँ पर पहुँच गया, आप कहोगे ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँच गया। तो एंगल क्या, साइन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, आप कहोगे कॉज लिख रहा है यहाँ पे, कॉज लिख रहा है तो ये तो आपके पास कॉज तो इसमें नेगेटिव होता है, तो आप कहोगे तो नेगेटिव आएगा। लेकिन ये देखो 90 डिग्री लिख रहा है तो ये बदल जाएगा किस में, साइन थीटा में, तो ये साइन थीटा हो जाएगा। अब ये साइन थीटा मैंने लिख दिया, तो आप कहीं ऐसा मत करना कि यहाँ पे साइन इसकी वजह से लगा दो, साइन तो यहाँ पर जो लिख रहा है उसकी वजह से ही लगेगा। साइन ये नेगेटिव जो आया है ना, इसकी वजह से आया है, और यहाँ पे ये जो बदला है अभी साइन थीटा में, ये तो इस एंगल की वजह से बदला है। तो ये बात समझ में कि साइन कहाँ पे कैसे लगाना है और किसको किस में बदलना है, तो ये बात कंसेप्ट समझ में आया। अब देखिए इसी चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, समझना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे से कभी कंफ्यूज नहीं होगा इस कंसेप्ट में, आज अच्छे से समझ लो इसको। तो अब इनकी रेंज में क्या क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको थीटा भी लिख सकता हूँ, इसको मैं 90 इस रीजन को, इसको 90 माइनस थीटा वाला रीजन भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इस वाले रीजन को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाले रीजन को, इसको मैं लिख सकता हूँ दो तरीके से लिख सकता हूँ इसको। एक लिख सकता हूँ इसको 90 प्लस थीटा के रीजन से सेकंड क्वाड्रेंट को, या फिर इसको 180 माइनस थीटा ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, आपको बिल्कुल लिख सकते हो। ये रीजन का मतलब ये हो गया। इस वाले रीजन को आपको 180 प्लस थीटा लिख सकते हो तीसरे वाले को, या फिर ये 270 है इसमें से भी माइनस करके लिख सकता हूँ। या फिर इसको कैसे लिख सकता हूँ आपको, इसको एक ऐसे लिख सकते हो माइनस थीटा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि थीटा इधर जा रहा हूँ तो पॉजिटिव एंगल है, इधर जा रहा हूँ तो नेगेटिव एंगल हो जाएगा, ठीक है। मान लो कोई एंगल ये ऐसे बन रहा है, ये वाला, तो ये वाला एंगल थीटा बन रहा है, तो ये नेगेटिव वाला एंगल हो गया, सिंपल। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, माइनस थीटा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 पाई माइनस थीटा, इस तरीके से, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो इसको 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। 3 पाई बाई 2 का मतलब वही हो गया क्या, 270 प्लस थीटा। तो ये सब जो मैं लिख रहा हूँ ना, इनको ये एक ही मतलब है इनका, लेकिन सवाल में क्या लिखा हुआ है वो समझना बहुत ज़रूरी है, उसी के हिसाब से आपके यहाँ पे एंगल चेंज होंगे, ठीक है। एंगल चेंज होंगे मतलब उनका जो साइन आने वाला है ना, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, तो वो आपका यहाँ पे बदलने वाला है सवाल में। ये तो इनकी रेंज तो पता चल गई, इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में अगर आपने नहीं लिख रखे हैं कंसेप्ट, इस वाले को पर्टिकुलर। ये थीटा और 90 माइनस थीटा वाला रेंज है, ये 90 प्लस थीटा, ये 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड वाले में दो चीज़ें, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, इसमें माइनस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा, और ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये 270 प्लस थीटा, एक ही बात है। तो इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद देखिए एक और चीज़, इस वाले को मैं बता रहा था, अभी आपने ये वाला तो देख लिया, जैसे कि मैं बता रहा था इस वाले केस में इसको क्या लिख रहे थे आप, 90 प्लस थीटा लिख रहे थे ना, ये बात तो क्लियर है ना आपको। इसको 90 प्लस थीटा लिखो या पाई बाई 2 प्लस थीटा, एक ही बात है वो तो, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन है नहीं। तो ये इसको 90 प्लस थीटा लिख लो या पाई बाई 2 प्लस थीटा। अगर मैं आपसे वैल्यू पूछूँ किसकी, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू पूछो तो आप मुझे बताओगे क्या होगी। आप कहोगे देखो पहले तो इनका पॉजिटिव या नेगेटिव एंगल साइन आएगा उसको बताओ। आप कहोगे देखो 10 है और पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, इस एंगल से पता लगेगा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो साइन तो आएगा नेगेटिव, आप कहोगे बिल्कुल। अब ये देखो पाई बाई 2 जैसे ही आ रहा है मतलब चेंजर लाइन पे है तो बदलेगा, 10 किस में बदल जाएगा, आप कहोगे कॉट में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कॉट, अब ये कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस कॉट थीटा आ जाएगा इसका आंसर। बात समझ में आई ये किस तरीके से चेंज हो रहा है, अभी क्लियर हो गया है पूरा कंसेप्ट। दूसरा अब देखिए ये एंगल मैं ये बता रहा था कि सेकंड क्वाड्रेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा, ठीक है। अगर पाई माइनस थीटा दे दे आपको तो फिर आप मुझे बताइए अब क्या होगा। देखो आप कहोगे, अगर मैं आपसे पूछूँ कि साइन पाई माइनस थीटा इसकी वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे कह दोगे सीधा हो जाएगी साइन थीटा। क्यों, क्योंकि इस बार कोई चेंजर लाइन नहीं है, चेंजर लाइन है या नहीं, आपको नहीं है, क्योंकि चेंजर लाइन ये वाली चेंजर लाइन थोड़ी है, ये पाई माइनस थीटा वाली, यहाँ पे पाई लिख रहा है ना, ये चेंजर लाइन नहीं है,
चेंजर लाइन तो यही वाली है, π/2 वाली और 3π/2 वाली। तो यहाँ पे एंगल पाई लिख रहा है तो कोई चेंज नहीं होगा, मतलब साइन थीटा है तो साइन थीटा ही रहेगा। एंगल देखना, साइन देखना पड़ेगा पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव क्यों आएगा या पॉजिटिव क्यों आएगा आपको, इसमें देखो इस वाले रीजन में ही रह गया हूँ मैं, और इसमें साइन थीटा पॉजिटिव रहता है तो इसलिए ये पॉजिटिव आ जाएगा। दूसरा, अगर मैं आपसे बोलूँ कॉज π-θ, इसकी वैल्यू बताओ, आप कहोगे इस वाले में मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा हूँ, और सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा हूँ, कॉज तो कॉज ही रहेगा क्योंकि पाई की वजह से चेंज तो होगा नहीं, चेंजर लाइन पे है नहीं। लेकिन कॉस थीटा वो नेगेटिव का हो जाएगा क्योंकि इसमें कॉज है वो नेगेटिव होता है, तो इसमें कॉस थीटा वो नेगेटिव का हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया आपको अच्छी तरीके से। तो इसी तरीके से जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ इस वाले पे, तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ कि 3π/2 माइनस थीटा, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि tan 3π/2 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू आपसे पूछूँ तो ये क्या होगी, आप कहोगे देखो पहले तो साइन देखो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, आप कहोगे देखो tan है और 3π/2 माइनस थीटा इस वाले रेंज में ही आ रहा हूँ, तो tan थीटा इसमें पॉजिटिव होता है, तो एक तो साइन आएगा वो तो पॉजिटिव आएगा। दूसरा ये देखो 3π/2 है तो मतलब चेंजर लाइन पे है, तो किस में बदल जाएगा, tan किस में बदलेगा, आप कहोगे कॉट में बदलेगा, तो tan का कॉट हो जाएगा और थीटा आ जाएगा, तो ये प्लस कॉट थीटा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगर यही चीज़ मैं आपको ऐसे लिख दूँ कि tan 3π/2 प्लस थीटा, ठीक है, अब आप कहो मुझे कि एंगल क्या आएगा, आपको 3π/2 प्लस थीटा इसमें पहुंच गया मैं, तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, आपको नेगेटिव आएगा। tan किस में बदलेगा, क्योंकि बदलेगा क्योंकि 3π/2 है, तो ये किस में बदल जाएगा, कॉट में, तो कॉट आ जाएगा माइनस कॉट थीटा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है अब ये बात पूरी। अब इस वाले रीजन की मैं बात करता हूँ, इसको मैंने क्या कहा था, आप इसको माइनस थीटा भी लिख सकते हो। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कॉस माइनस थीटा, तो ये वैल्यू आप बताओ, आप कहोगे कॉस माइनस थीटा, मैं तो इस फोर्थ रीजन में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सेक थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव रहते हैं, तो ये कॉस थीटा भी पॉजिटिव रहेगा और आपके पास सेक थीटा भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पॉजिटिव रहने वाली है, तो इसमें तो कुछ चेंज होगा नहीं, तो ये बात क्लियर। अगर मैं tan थीटा के बारे में बात करूँ, ये माइनस थीटा वाले रेंज है, अगर मैं बोलूँ आपसे कि tan माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे tan माइनस थीटा, ये भी आपके पास माइनस tan थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस वाले फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा तो नेगेटिव होता है, तो अब ये चेंजर लाइन तो है नहीं कुछ, तो चेंज वेंज तो कुछ होगा नहीं, tan का tan ही रहेगा, लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि साइन माइनस थीटा, तो ये क्या होगा, आप कहोगे चेंजर लाइन तो कुछ है नहीं, तो साइन थीटा का साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव आएगा पॉजिटिव है, आप कहोगे नेगेटिव आएगा क्योंकि इस वाली क्वाड्रेंट में पहुंच गए हम। ठीक है, तो इनकी रेंज समझ में आई पूरा अच्छे से किस तरीके से चल रहा है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कभी कभी आप 2π माइनस थीटा भी ऐसे भी दे देता है आपको। तो अगर मैं आपसे बोल दूँ कि साइन 2π माइनस थीटा, तो फिर क्या होगा, आप कहोगे ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच रहा हूँ, तो चेंज देखो 2π मतलब इसी लाइन पे, ये तो चेंजर लाइन है नहीं, तो साइन थीटा का तो साइन थीटा रहेगा, लेकिन एंगल नेगेटिव पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, साइन आपको नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा। ये बात क्लियर है आपको। अब देखिए आगे इसको और क्या लिख सकते हो, अगर मैंने आपसे बोलूँ कि साइन 2π प्लस थीटा, इस बार समझो ये कहाँ पहुँच गया, देखो 2π तो ये आपके पास ये वाली 2π वाली लाइन है, ये 0 है, ये π/2 वाली लाइन ऊपर वाली, ये आपके पास पाई, ये 3π/2, और अगेन दोबारा एक साइकिल में घूम के आऊँगा पूरा यहाँ तक, तो ये 2π एंगल हो जाता है, 2π का मतलब 360। तो अब इस 2π प्लस थीटा मतलब दोबारा मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच गया हूँ, इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोबारा सभी पॉजिटिव रहेंगे, तो एक बात तो समझ में आ गई कि साइन एंगल तो पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव आ जाएगा। अब साइन थीटा का बदलेगा कि नहीं बदलेगा, आपको नहीं बदलेगा क्योंकि ये नो चेंजर लाइन पर है, तो चेंजर लाइन पर नहीं है, तो साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा, तो ये प्लस साइन थीटा आंसर हो जाएगा इसका। बातें समझ में आई आपको, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए एक और कंसेप्ट यहाँ पे जो समझने का है, अगर मैं कितनी भी साइकिल घूम के आऊँ यहाँ पर, जैसे कि अभी मैंने यहाँ को आपको बताया था कि 2π, ठीक है, 2π प्लस थीटा, अगर मैं ऐसे भी बोल दूँ 2π हो जाएगा या फिर 4π हो जाएगा, ये जो है ना इसके मैंने एक चक्कर लगाया तो 2π, 2 चक्कर लगाया तो आपको 4π, 3 चक्कर लगाए तो आपके पास आपको 6π, तो कितना ही मैं लगाऊँ तो ये 2π का अगर मल्टीपल है तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2nπ, ठीक है। तो अगर इसका ये मल्टीपल है, बात समझ रहे हो, 2nπ का मल्टीपल है, तो उसमें अगर कोई एंगल जुड़ रहा है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ जैसे कि 18π प्लस थीटा,
अगर मैंने आपसे पूछ लिया सवाल में साइन 18 पाई प्लस थीटा, तो आप मुझे बताओगे इसकी वैल्यू क्या होगी। आप कहोगे ये 2n पाई का मतलब n की वैल्यू यहाँ पे 9 रखी होगी तो 18 बन गया ये। तो 18 पाई मतलब इसी लाइन पे ही हूँ, तो इससे प्लस थीटा मतलब पहले क्वाड्रेंट में ही पहुँच गया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं 2n पाई है ये वाली लाइन, तो 2n पाई और इस पर मैंने कुछ जोड़ दिया तो आगे पहुँच गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये कुछ भी लिखा रहे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसको अगर 2n पाई का टर्म है तो इसको हटा दो आप, तो केवल और केवल वो आपके पास साइन थीटा ही बच जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई। अगर मैं इसको आपको लिख दूं कि कॉज 20 पाई प्लस थीटा, तो आप सीधा बोल दोगे कॉस थीटा इसका आंसर, क्योंकि ये टर्म का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये 2n पाई है ना, ये नो चेंजर लाइन पे, चेंजर लाइन नहीं है, केवल ये बता रहा है कि पोजीशन तो पहले क्वाड्रेंट में, तो इसमें तो साइन थीटा का साइन थीटा रहता है, कॉस थीटा का कॉस थीटा रहता है, कोई चेंज भी नहीं होता और सबके एंगल भी पॉजिटिव रहते हैं, सॉरी साइन पॉजिटिव रहते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब वही चीज़ यहाँ पे दोबारा लिखी हुई है, देखो साइन माइनस थीटा मतलब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट पे पहुँच गया, इसमें माइनस थीटा वाला मामला था, तो इसमें साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, सेक माइनस थीटा सेक तो पॉजिटिव हो जाएगा, याद करो साइन थीटा कॉस थीटा और सेक थीटा दोनों पॉजिटिव, तो ये दोनों तो पॉजिटिव रहेंगे और बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, समझिए इसके बाद क्या बोल रहा है। देखिए यदि एंगल की वैल्यू ए, दो एंगल दे रखे हैं आपको ए और बी, अभी मैंने आपको थोड़ा सा बता के आया था एक हिंट आपको कि जो 90 डिग्री है वो आपके पास चेंजर लाइन है। ठीक है, 90 डिग्री या फिर आप इसको बोल सकते हो 270 डिग्री, तो वो चेंजर लाइन है, उस पर होता है तो आपका एंगल चेंज होते हैं। तो ए प्लस बी अगर 90 डिग्री दे रखा हो सवाल में, तो ध्यान रखना कि टेन ए टेन बी बराबर 1 होता है और साइन ए, ये क्या मामला है, आप कहोगे ये कैसे हो रहा है। देखो ये टेन ए, इस टेन बी को क्या लिखोगे, आप कहोगे टेन बी को मैं लिख देता हूँ टेन 90 माइनस ए, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो, बी को 90 माइनस ए लिख सकते हो। अब इस 90 माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा, आप कहोगे पहला क्वाड्रेंट में पहुँच गया हूँ, और टेन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, टेन बदलेगा भी, किस में बदल जाएगा, ये कॉट में, तो कॉट बन गया, तो ये कॉट ए बन गया। तो बेसिकली ये सवाल अब इतना सा बन गया है कि टेन ए इंटू कॉट ए, ये दोनों तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना, तो ये 1 के इक्वल हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे अलग तरीके से लिखी हुई है, टेन ए टेन बी इज इक्वल टू 1, ऐसा सवाल आपको देता है एग्जाम में, तो टेन ए टेन बी इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो आप सीधा बता दोगे यहाँ पे कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अगर ए की वैल्यू पता है तो बी की वैल्यू सीधा बता सकते हो। क्लियर। ऐसे ही आपके पास साइन और एक सेक में होता है, सेक में क्यों होगा, क्योंकि साइन थीटा किस में बदल जाता है, कॉस थीटा में, तो कॉस थीटा का जस्ट उल्टा ही तो है ये सेक थीटा। तो साइन ए सेक पी बराबर 1, कॉज ए कोसेक पी बराबर 1, और दो ये ध्यान रखने इंपॉर्टेंट है, कॉट बी ये वाला और टेन ए टेन बी ये वाला, ये दोनों बन के इक्वल होते हैं। ठीक है, यदि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो। ऐसे ही यदि आपके पास ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री हो या 225 डिग्री हो, तो ये थोड़ा सा काम का है, ये भी पूछ लेता है एसएससी कई बार। तो 1 + 10a और 1 + 10b बराबर 2। अब यहाँ पे सीधा ऐसा कर सकते हो, किसी भी एंगल को अगर मान लो आप 0 पुट करते हो, तो ए बराबर 45 डिग्री, तो 45 जैसे इसको 0 पुट किया आपने बी को, तो इसको 0 पुट किया तो ये 0, तो ये आपके पास 1 पुट किया, इसको 45 तो 1, 1 + 1 2, तो आंसर 2 आ गया। ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से, बाकी डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लो, ए प्लस बी बराबर 45 हो या 225 हो, तो ये जो वैल्यू है आपके पास 1 + 10a और 1 + 10b किसके इक्वल हो जाएगा। अब बताओ मुझे, आपको ये 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। ऐसे ही 1 - cot a 1 - cot b ये 2 के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाता है। और a + b बराबर 135 हो तो 1 - 10a 1 - 10b 2 के इक्वल, और 1 + cot a 1 + cot b 2 के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे ये वैल्यूज इनके इक्वल हो जानी है। क्लियर हो गई बात ये पूरी अच्छे से। आगे बढ़ूँ, डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लेने। इसके बाद में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c। अब यहाँ पे ABC ट्रिपलेट में, ये बेसिकली क्वेश्चन टाइप का ही है आपका, सवाल दिया रहता है आपसे, जैसे कि मैंने यहाँ पे सवाल भी लिया है। तो इसको एक सॉल्व करने का तरीका है, क्या है सिंपल सा, कि जैसे c का मैंने इधर डिवाइड किया तो ये a/c बन गया, sin थीटा बन गया, b/c ये बन गया, इधर 1 बन रहा है तो 1 को sin² थीटा cos² थीटा लिख सकते हो आप।
तो कहीं ना कहीं ये वही बन गया। देखो ये साइन थीटा, तो ये वैल्यू साइन थीटा के इक्वल होनी चाहिए, तभी जाके ये 1 के इक्वल होगा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो इसका जो आगे कोफिशिएंट है वो आप साइन थीटा की वैल्यू बन जाती है। कहने का मतलब क्या, सवाल ये दिया हुआ है जैसे कि 5 कॉस थीटा प्लस 12 साइन थीटा बराबर 13, तो 13 का जैसे डिवाइड किया आपने सब में, तो अभी ये क्या बन गया, देखो 5/13, ये 12/13 और ये बन गया 13/13 मतलब 1। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू पता लग गई आपको 5/13, साइन थीटा की वैल्यू क्या पता लग गई आपको कि 12/13। तो डायरेक्ट ऐसे बता सकते हो इस फॉर्म में अगर आप कुछ बन रहा हो तो, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पर भी बन गया, क्लियर। अब ये सब चीज़ है ट्रिपलेट से रिलेटेड, तो ट्रिपलेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी अब समझ लो। यहाँ पर ट्रिपलेट का कंसेप्ट स्टार्ट होता है। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, देखो 3 वैल्यूज इस तरीके से हो कि वो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है आपके पास उसको फॉलो करते हैं तो ट्रिपलेट हो जाएंगे, सिंपल। तो ये जैसे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, इसकी 3 साइड होंगी आपके पास, एक ABC, तो सबसे बड़ी भुजा जो दे रखी है वो आपके पास हाइपोटेन्यूस है। तो हमेशा ध्यान रखना ट्रिपलेट में जो सबसे बड़ी भुजा दे रखी होगी वो आपका हाइपोटेन्यूस रहेगी। बाकी 2 वैल्यूज़ हैं वो जो बचती हैं, वो छोटी वैल्यूज़, वो आपके पास बेस और परपेंडिकुलर होंगी। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्या क्वेश्चन की डिमांड है, उस हिसाब से वो बेस और परपेंडिकुलर होंगी, लेकिन सबसे बड़ी भुजा हमेशा हाइपोटेन्यूस रहने वाली है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे सीधा आपको पता लगेगा पाइथागोरस थ्योरम ये होती है कि लंब का स्क्वायर, ये आपके पास अगर मैंने ये थीटा ले रहा हूँ तो ये 90, ये लंब हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर C स्क्वायर। इनकी वैल्यूज जैसे आपने रखी 3, 4, 5, ये वैल्यूज़ दे रखी है ट्राइंगल की साइड। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे देखो 9 और 16 25, तो अभी ये सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ से ये जो वैल्यूज है ना ये पाइथागोरियन ट्रिपल्स हो जाएंगे, ठीक है। इनको ट्रिपलेट बोल दूंगा मैं 3, 4, 5 को। ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे ये ट्रिपलेट कब होंगे, जब ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगे, इन 2 का स्क्वायर इस तीसरी के स्क्वायर के इक्वल हो जाए, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर को मैं टोटल इस तीसरे के स्क्वायर के इक्वल हो जाए तो ये पाइथागोरस थ्योरम हो जाएंगे। अब एक और चीज़ यहाँ पे समझने की है कि जैसे कि 3, 4, 5 पाइथागोरस प्रमेय जो है पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं, तो अगर इनको मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, जैसे मैं इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ सबको, तो ये जैसे मैंने कहा कि ये 6 हो गया, ये 8 हो गया और ये आपके पास 10 हो गया। क्या हुआ, ये आपको कि 2 से मल्टीप्लाई किया सिंपल, तो तब भी आपके पास अब नई वैल्यूज़ बन गई है 6, 8, 10। तो ये जो वैल्यूज़ है ना ये भी आपके पास अपने आप में पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगी। अब देख लो यहाँ पे सॉल्व करके, 6 का स्क्वायर किया आप हो गए 36, 8 का किया आप हो गए 64, दोनों को जोड़ा आप हो गए 100, और इधर इसका स्क्वायर करोगे तो ये भी आपके पास कहीं ना कहीं 10 का स्क्वायर 100 ही बन रहा है। तो ये फॉलो कर रहा है ही नहीं कर रहा, आपको बिल्कुल कर रहा है। तो ये कैसे पता लगा, देखो वही चीज़ है, आपको अगर बेसिक पता लग जाए इनका 3, 4, 5 अगर पाइथागोरस में है, ट्रिपल्स हैं, ये ट्रिपलेट हैं, तो इनको आगे किसी भी नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँ। अब यहाँ से तो मैंने 2 टाइम्स किया था, तो ये आगे यहाँ पे पाइथागोरस को फॉलो कर रहे हैं। अगर मैंने इसका 3 टाइम्स करूँ, ठीक है, अगर 3 टाइम्स भी करूँगा तो भी ये फॉलो करेंगे। जैसे ये 3, 4, 5 है, इनका 3 टाइम्स क्या, ये होगा 9, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा आपके पास 15, तो ये भी आपके पास ट्रिपलेट को फॉलो करेंगे। अब सवाल जो देता है ना आपसे, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से दे देता है कि आपको बेसिक वैल्यूज़ दिए तो पता है, लेकिन आपको ये वाली वैल्यूज़ दे दिए तो आपको पहचानना है सवाल में कि ये कहाँ से बनी है, ये वहीं से ही बनी है 3, 4, 5 से ही, तो आप सीधा बता दो कि यहाँ ट्रिपलेट है। तो ट्रिपलेट जैसे ही पता लग जाता है आपको सवाल बहुत आसान हो जाता है, फिर सवाल में कुछ बचता नहीं है। मैं आपको जाते जो क्वेश्चन कराता हूँ, जो आपने प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन आप जब देखते हो तो उसमें आपने गौर किया होगा, यही कंसेप्ट मैं आपको बार बार रिवाइज कराता हूँ कि देखो ये ट्रिपलेट बन रहा है, यहाँ से ये इसका 3 टाइम्स किया, यहाँ पे ये 4 टाइम्स किया, ये इस तरीके से बन गया, तो आप वो सब चीज़ रिलेट कर पा रहे होगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहीं से ही बनती हैं ऐसे ही। अब ये बात क्या समझ में आई आपको कि ये जो वैल्यूज़ दे रखी हैं बेसिक 3, 4, 5, इनको किसी भी नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, कितने भी गुना लूँ इनका, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, तो भी ये ट्रिपलेट में ही रहने वाली है, ठीक है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। या फिर किसी भी नंबर से मैं इनको डिवाइड करूँ, ये भी है, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई या डिवाइड किसी से भी करूँ, सेम नंबर से करना है सबको, तो ये हमेशा ट्रिपलेट में ही रहेंगी। क्लियर ये बात, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये काम आएगा आपके पास कंसेप्ट सवालों को सॉल्व करने में, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद में कुछ स्टैंडर्ड ट्रिपलेट हैं, वैल्यूज वो याद रख लेनी है आपको, जो एसएससी बार बार पूछता है, और वो डायरेक्ट वैल्यू याद कर लो आप। तो अब जैसे कि 3, 4, 5 तो अभी पता लग ही गया, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17,
9 40 41, 11 60 61, 12 35 37 और 13 84 85, 16 63 65, 20 21 29, 28 45 53, 33 56 65 एंड ये वाली वैल्यूज़ और याद कर लेनी है, ठीक है। यहाँ तक 48 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ याद कर लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो 48 45 50 73, देखो ये वैल्यूज़ आपको जो सीधी दिखती है ना सवालों में, तो आप तुरंत आपको यहाँ पे आइडिया ले लेना है कि हाँ ये ट्रिपलेट है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वैल्यूज इस तरीके से सॉल्व हो जाएंगी। सवाल बहुत आसान हो जाता है, आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत ईजी हो जाता है। जैसे आपको सवाल मान लो ये वाली वैल्यू दे रखी हो सवाल में, समझो थोड़ा सा गौर गंभीरता समझना सवाल की। सवाल में आपको ये दे रखा हो कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसकी दो साइड दे रखी है हमको 48 और ये 55 और 73। आपसे पूछ लिया कि इस ट्राइंगल का, आपको ये नहीं बोल रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल, आपको देखिए एक ट्राइंगल की साइड ये है, इसका एरिया निकालिए। अब आप कहोगे ये साइड दे रखी है, आप चलो बेसिक करने लग जाओ, कहीं आप निकालो इसका क्या हीरोन का फॉर्मूला लगाओ उसमें, फिर बेसिक से निकालो, एस निकालो, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो बहुत लंबा हो जाएगा सवाल। तो अगर आपको पता लग जाए कि राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको पता लग गया कि ट्रिपलेट है 48 55 73, तो आप क्या करोगे, दोनों छोटी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल आ जाएगा 48 इंटू 55, ये आंसर आ जाएगा आपका। ये 24 को 55 से मल्टीप्लाई करना, ये सिंपल सा एरिया आ जाएगा। तो ये देखो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं जब ट्रिपलेट आपको पता लग जाए कि हाँ ये ट्रिपलेट में है, तो ये डायरेक्ट याद कर लो। ये जो स्लाइड है ना, मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर की है, ये वाली अलग से याद करो आप। तो ये स्लाइड तो आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लो एज इट इज पूरा, ठीक है। अब इसके साथ साथ कुछ वेरिएबल्स की टर्म में भी आपके पास ट्रिपलेट होते हैं और ये भी काम आते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मैं आपके साथ कई बार डिस्कस कर चुका हूँ और मैं बार बार रिवाइज भी कराता रहता हूँ ये सभी कंसेप्ट आपको, आप क्लासेस रेगुलर देखते हो जब, तो मैं बोलता हूँ कि ये याद कर लो, ये आएगा, इंपॉर्टेंट है और वो आते रहते हैं एग्जामों में, ठीक है। तो समझ में आ गया ये वाला, तो ये भी ट्रिपलेट है आपका। अब आप यहाँ पे इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, तो इन दोनों का स्क्वायर जब जोड़ोगे तो इसके स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हमेशा हाइपोटेन्यूस रहेगा, इसमें बेस और परपेंडिकुलर कोई सा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, सवाल कैसा दिया है। तो ये ट्रिपलेट में है पर हमेशा। ऐसे ही आपके पास यहाँ पे इसको केवल 1 मान लिया है बी की जगह, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे ही इनका केवल अंडर रूट ले लिया है सिंपल, मतलब ए स्क्वायर कहीं ना कहीं इसको अंडर रूट ए का होल स्क्वायर बोल दिया है सिंपल। तो ये 2ab और ए स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी, वही वैल्यूज़ हैं यही वाली, तो ये याद कर लोगे बाकी याद हो जाएंगी। सवाल ऐसे देता है आपको, देखो कॉस थीटा बराबर ये दे रखा है, तो आपसे पूछ लिया कोसेक थीटा की वैल्यू, आप तुरंत पता लगा लो कि ये जो वैल्यू देखी जैसे पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1, आप कह दोगे तो ट्रिपलेट है, तो आपने कहा यहाँ पे पता लग जाएगा। देखो कॉस थीटा आप कहोगे बेस ये पी स्क्वायर माइनस 1, और पता लग गया ना कौन सी वैल्यूज कहाँ पे, ये तो हमेशा परपेंडिकुलर हो हाइपोटेन्यूस रहेगा, ये बेस हो गया, तो तीसरी वैल्यू कौन सी बची आपको 2p बची है, तो ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। कोसेक थीटा पूछा तो ये पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p, ये आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है आपको बी ऑप्शन दिया रखा है, ठीक है। इस तरीके से सवालों को करना रहता है, ठीक है, बहुत आसान सवाल है। क्लियर ये बात, पूरा अच्छे से समझ में आ गया ये वाला कंसेप्ट ट्रिपलेट वाला। आगे बढ़ो इसके बाद में, अब देखिए कुछ वैल्यूज हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ लेता है आपके सवाल में कभी कभी, तो वो कैसे निकलती है, ये बेसिकली कंसेप्ट उसी से निकला है, APGP वाला जो कंसेप्ट है कि AP की वैल्यू जो अर्थमेटिक मीन है, मतलब AM है, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है GM के। तो ये मैंने आपको अलजेब्रा में कराया हुआ है, ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। तो अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा रहता है या इक्वल भी हो जाता है। इक्वल कब होता है, जब संख्याएं बराबर होती हैं, तो सेम नंबर जब रिपीट होते हैं, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करना है। तो ये दो वैल्यूज़ हैं, इनका अर्थमेटिक मीन अगर मैं निकालूँ तो यहाँ पे जैसे मैंने लगाया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2, ये अर्थमेटिक मीन हो गया। ज्योमेट्रिक मीन क्या हो गया, अंडर रूट में दोनों का ले लिया, तो यहाँ से इन दोनों को देखोगे तो आप कहोगे यहाँ से तो 1 आ जाएगा, लेकिन ये 2 इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू रहेंगी वैल्यू किसकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू। अब आपसे सवाल ऐसे देता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। सवाल ऐसे पूछता है आपसे। नेक्स्ट ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू पूछ लेता है मिनिमम,
तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपको। इस बार यहाँ पे कुछ इनका आगे कोफिशिएंट था नहीं, इस बार कोफिशिएंट आ गया तो उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से फॉर्मूला तो यहीं से बना है, तो डायरेक्ट याद कर लो √2ab। तो ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम तो इनफाइनाइट हो सकती है, मिनिमम लेकिन यही रहेगी, मिनिमम आपसे पूछता है। तो √2ab, ए और बी इनके कोफिशिएंट है, जैसे 5 और ये 3 लिख रहा है तो 5 दिए 15, तो 2√15 इसका क्या हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। तो इस तरीके से ये वैल्यूज आपको निकालनी है। ध्यान रखना यहाँ पे खास बात क्या है कि साइन थीटा और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा कॉस, एक दूसरे के रेसिप्रोकल वैल्यूज दे रखी हैं। तो ये अगर इस तरीके से दे रखी हो तो ये मिनिमम वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। अगला देखिए, अगर इंडिविजुअल पूछे कि साइन थीटा और साइन थीटा की वैल्यू, मैंने आपको थोड़ी देर जब क्लास स्टार्ट हुई थी उसमें मैंने एक ग्राफ से आपको समझाया भी था कि ऐसे स्टार्ट हो रहा है ये ग्राफ, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जा रही है। तो साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो मिनिमम -1 के इक्वल और रेंज है वो यही रहने वाली है, ठीक है। मैक्सिमम 1 हो जाएगी, मिनिमम -1, इसी के बीच में रहने वाला है, इससे ज़्यादा बड़ा इससे छोटा कम बिल्कुल नहीं जाएगा ये। तो मिनिमम पूछे -1, मैक्सिमम पूछे 1, ऐसे ही साइन थीटा कॉस थीटा दोनों का मामला यही है। लेकिन स्क्वायर कर दूंगा तो मिनिमम तो 0 हो जाएगा, स्क्वायर नेगेटिव तो आ नहीं सकता, तो ये 0 हो जाएगा, मैक्सिमम तो 1 ही रहेगा अभी भी। टेन थीटा में 0 से आपके पास नेगेटिव से इन्फाइनेट तक होता है, स्क्वायर कर दूंगा तो 0 से इन्फाइनेट हो जाएगा। सेक थीटा -इन्फाइनेट से ये हो जाएगा। लेकिन इसकी वैल्यू थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर मिनिमम वैल्यू पूछे सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा की, तो आप 0 मत करना इस वाले केस में, ठीक है। 0 नहीं होती, 1 से इन्फाइनेट होती है, क्लियर। अब ये थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है कि a साइन थीटा और b कॉस थीटा, इसकी वैल्यू पूछ लेता है आपसे मिनिमम और मैक्सिमम। जैसे आपको सवाल दे दे कि 3 साइन थीटा और +4 कॉस थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ ले और मैक्सिमम पूछ ले, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे इसका फैक्टर लोगे 3, तो 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, आप कहोगे 16 और 9 25, 25 मतलब 5, तो +-5, ठीक है, अंडर रूट में। तो मिनिमम हो जाएगी -5, मैक्सिमम हो जाएगी +5। तो ये वैल्यूज होती है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम, क्लियर ये बात। अगर ये स्क्वायर में दे रखी हूँ a साइन स्क्वायर थीटा + b कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे a, अगर ये a वैल्यू बड़ी है तो, ठीक है, तो और मिनिमम हो जाएगी b। तो यहाँ पे सीधा पता भी लग रहा है, यदि a यहाँ पे बड़ा है 4 तो मैक्सिमम 4 और मिनिमम हो जाएगी इसकी 3, ठीक है। ये बात क्लियर। आगे बढ़ूँ इसके बाद में, इसको ऐसे भी निकाल सकते हो आप, जैसे 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको ओपन कर लिया, साइन स्क्वायर थीटा +3 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये इसके साथ मर्ज होकर 1 बना लेगा, तो ये 3। तो इसकी देखो, अगर मैं मिनिमम वैल्यू रखूँगा इसकी साइन स्क्वायर थीटा की तो 0 होगी, मैक्सिमम रखूँगा तो 1 हो जाएगी। तो वही यहाँ पे अगर 0 रखा तो 3 बन रही है वैल्यू मिनिमम, मैक्सिमम 3 और 1 4, तो मैक्सिमम 4 हो रही है। इस तरीके से आया ये, ठीक है। आगे देखो, और ये आज की क्लास की लास्ट स्लाइड है, सभी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, वो सभी यहाँ पे कवर होते हैं आपके, समझिए। लास्ट क्या मामला है, tan a + b + c। आप अभी थोड़ी देर पहले tan 3a का फॉर्मूला पढ़ के आए थे, ठीक है। क्या था, आप कहोगे 3 tan a - tan cube a / 1 - 3 tan स्क्वायर a, वो यहीं से बना है। यदि a = b = c पुट कर देते हो तो यहीं से बन जाएगा वो वाला फॉर्मूला। तो ये क्या है, a + b + c = tan a + tan b + tan c - tan a tan b tan c / 1 - tan a tan b tan b tan c tan c tan a, ठीक है। यदि अब इम्पोर्टेंट ये है, देखो a + b + c = 180 डिग्री हो, ऐसे सवाल बोल दे कि a b c है वो किसी ट्राइंगल के एंगल हैं, ठीक है। ए बी सी है वो किसी ट्राइंगल के एंगल हैं, तो उसको पता लग जाएगा, मतलब वो ट्राइंगल के एंगल है तो तीनों का टोटल तो 180 होता है। तो फिर आप वहाँ पे बता दोगे यदि पाई होता है मतलब 180 डिग्री होता है, तो tan a + tan b + tan c जो है वो tan a tan b tan c के इक्वल हो जाएगा। ये कहाँ से आया, देखो इसी में रखिए वैल्यू, इसमें वैल्यू रखोगे तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, 180 डिग्री का मतलब ये हो जाएगा 0 के इक्वल। तो 0 जैसे ही होगा इसको 0 के इक्वल, इसको मल्टीप्लाई करोगे 0, और tan a + tan b + tan c किसके इक्वल हो जाएगा, tan a tan b tan c के। तो ये यहाँ से रिजल्ट आता है, ये थोड़ा सा काम का है, ये आपसे पूछ लेता है कभी कभी, ये वैल्यू आपको दे देगा, ये वैल्यू आपसे पूछे तो आप सीधा बता दोगे, ठीक है। ऐसे ही एक रिजल्ट इसके लिए भी याद रख लो कि कॉट में क्या होता है कि a + b + c = 90 डिग्री हो, π/2 हो, तो फिर क्या होता है, इसमें रिजल्ट हो जाता है 90 डिग्री पे। इसमें 180 डिग्री पे हुआ था ये tan a tan b tan c इसके इक्वल, और इसमें 90 डिग्री पे हो जाता है, cot a + cot b cot c = cot a cot b cot c हो जाता है 90 डिग्री पे।
तो ध्यान रख लोगे, ये 180 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे। तो ये इस तरीके से आपके टोटल यहाँ पे फॉर्मूले और इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज कंप्लीट होती हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से। और इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लासेस से इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो पीडीएफ इसका क्लास का आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से इन फॉर्मूला को और आइडेंटिटीज़ को बार बार रिवाइज करते हुए रहना है आपको, ठीक है, जिससे आपको इजीली याद हो जाएंगे ये वाले। तो बाकी चैनल पे पहली बार विजिट करो, सब्सक्राइब कर लें फर्दर क्लासेस के लिए। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।